नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचारों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की जांच तेज। सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हमलावर की हुई पहचान। पेंसिल्वेनिया की जनसभा में हुई गोलीबारी में घायल ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी। एक व्यक्ति की गई जान। जानलेवा हमले के बाद प्रचार अभियान जारी रखेंगे ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं ने की घटना की कड़ी आलोचना। पीएम ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में स्थापित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ। यूपी भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित। एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान की आलोचना। कहा, अगर सत्ता में राहुल आते तो हिंदू बोलने पर लगता प्रतिबंध। ओडिशा में 46 साल बाद आज खुल रहा है भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार में रखे बहुमूल्य खजाने के आकलन के लिए गठित की गई है विशेषज्ञ समिति। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी मैच में उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में भारत फिलहाल 3-1 से आगे। और सीधे आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। युग के पुण्य को हमें समझाने का काम किया है। मित्रों, जिस तरह से विकास हो रहा है, हम अपनी अपनी सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय है, मोदी जी ने कहा है, पीछे मुड़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे देखिए। पर्यावरण की चिंता पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए आज महत्वपूर्ण बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ने ओजोन के स्तर को कम करा है। बहुत बड़े बड़े छिद्र ओजोन के स्तर के अंदर बने हैं, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगी है। जलवायु परिवर्तन को अनुभव किया जाता है। और आज ये जो अभियान मोदी जी ने चलाया है, ये एक प्रकार से इसका सटीक जवाब। भाई और बहनों, मैं मध्य प्रदेश आया हूं। मध्य प्रदेश के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा मध्य प्रदेश को भारत का फेफड़ा कहता हूं। पूरे भारत को ऑक्सीजन देने का काम मध्य प्रदेश करता है। बहुत कम राज्य है जहां 31% फॉरेस्ट कवर है। राज्य के क्षेत्रफल का 31% क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आता है, और पूरे देश के कुल फॉरेस्ट कवर का 12% मध्य प्रदेश के अंदर है। भाइयों और बहनों, और इसीलिए राज्य के अंदर ढेर प्रकार का इसके अनुकूल पर्यटन का भी बढ़ावा हुआ है। 6 टाइगर रिजर्व, 11 नेशनल पार्क, 24 अभ्यारण्य, और प्रधानमंत्री जी अब चीते भी लेकर कोनों में आ गए हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि यूएन ने उनको चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार देने का काम किया। और COP28 में मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को प्रपोज किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सारे इनिशिएटिव हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लिए। पेट्रोल और डीजल में 20% इथेनॉल के ब्लेंडिंग को परमिशन दी गई। 2025 तक पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल में 20% ब्लेंडिंग हो जाएगी। बायोमास को बायोफ्यूल बनाने के लिए 12 से ज्यादा रिफाइनरियां डाली गई। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत
20,000 करोड़ का प्रोग्राम बनाया गया, गोवर्धन स्कीम और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज उसको शुरू किया गया और कई सारे इनिशिएटिव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ लिए। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पूरे भारत में सबसे पहले पर्यावरण विभाग शुरू करने वाली गुजरात सरकार देश भर में सबसे पहली सरकार थी। भाइयों बहनों, आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं बाद चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, इससे हम सब जानते हैं देश सुरक्षित बनेगा, देश समृद्ध बनेगा, देश आधुनिक बनेगा और पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में देश नंबर 1 बनेगा। मगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कुछ राज्यों में से एक मेरा मध्य प्रदेश है, जिसके 29 की 29 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। मोहन जी के जीतने के बाद मध्य प्रदेश में कई सारे विकास की शुरुआत हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो या आर्थिक स्थिरता लानी। अभी अभी मोहन जी ने 3,65,000 करोड़ का बजट रखा, जो अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, जो विकास और किसान दोनों के बीच में संतुलन लाता है। शिक्षा के सीधा प्रसारण आप देख रहे थे मध्य प्रदेश से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम इसे बताया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई अहम कदम इस दिशा में उठाए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में जन कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया गया है। राजनीतिक प्रस्ताव में एक हाथ में संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी ने आगे बढ़ने की घोषणा की। राजनीतिक प्रस्ताव में सपा और कांग्रेस पर हमला किया गया। प्रस्ताव में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि अगर सत्ता में राहुल गांधी आते तो हिंदू बोलने पर भी प्रतिबंध लग जाता। और हमारे साथ रामेंद्र जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है इस राजनीतिक प्रस्ताव में? देखिए रमा, भूपेंद्र चौधरी ने जो पहला भाषण दिया था उसी में सारा जीस्ट शामिल है। उन्होंने एक तो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी को धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, केंद्र में तीसरी बार बनी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रामक प्रचार किया गया है उसके थोड़े दुष्परिणाम सामने आए हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि अखिलेश यादव को सचेत करते हुए कि कांग्रेस भस्मासुर है और ये आपको भस्म कर देगी, आपको खा जाएगी राजनीतिक रूप से। और उन्होंने कहा कि जो जिन राजनीतिक दलों से इनका जुड़ाव रहा, आप इसका इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो राजनीतिक दल समाप्त हो गए हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि बाबा साहब को कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। उनके 5 जो पंचतीर्थ हैं उनका निर्माण कराया और उनके साथ जुड़ाव बनाया और जिस तरीके से दलितों के उत्थान के लिए काम किया, वो सारी बातें। तो मूल जो फोकस है वो ये है कि जो वोट कटा है वो कैसे जोड़ा जाए, दलितों के साथ कैसे कनेक्शन मजबूत हो। और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और रायबरेली तक बयान दे रहे हैं, उनको किस तरीके से सही बात जनता के सामने रखी जाए कि उनका राजनीतिक एजेंडा क्या है, किस तरह हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटा जो प्रस्ताव है, और यही आप राजनीतिक प्रस्ताव में भी देख रहे हैं, जो राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया उसमें भी यही जीस्ट है, यही बातें हैं। तो मुख्य रूप से जो है, और दूसरा क्या है कि एक बात उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज न हो, आहत न हो, वो काम के लिए जेते। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव आपका है, उसके लिए एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़ें, एक साथ तैयारी करें और सरकार जहां खड़ी होनी वहां सरकार खड़ी होगी और जहां संगठन आपके साथ खड़ा होना वहां संगठन खड़ा होगा। आप निश्चिंत होकर काम करिए, ये मैसेज आज दिया गया। रामेंद्र, एक हाथ में संविधान, एक में समता का निशान,
ये कितना बड़ा संदेश है और क्या कुछ इसका अर्थ है और किस रूप में इसे परिभाषित किया जाएगा या इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा? देखिए, भाजपा संविधान से चलती है, ये बात एक तो दर्शाता है कि संविधान हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण, बाबा साहब का संविधान, ये बात उन्होंने आज कहा कि जितने आप देखिए संविधान में संशोधन किए वो कांग्रेस ने किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकारें गिराई कांग्रेस ने गिराई है। तो आप संविधान की बात, जब दूसरा हमारे ऊपर जो इस तरह आरोप लगाए गए थे भाजपा पर सरकार चुनाव के समय, उसको कैसे खंडन किया जाए। और उन्होंने कहा कि समता हमारे लिए, संघ प्रमुख ने कहा कि अगर जातिवाद खत्म हो जाए तो ये देश आगे बढ़ सकता है, हमारे लिए जात का कोई महत्व नहीं। गडकरी ने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे कसकर ला। तो एक मोटा तय हो गया है कि भाजपा सबको साथ लेकर चलेगी, उसमें जात पात कहीं नहीं आएगा, उसमें अगड़ा पिछड़ा नहीं आएगा, जात पात नहीं आएगा। और संविधान के कारण ही ये देश जुड़ा है, तो संविधान प्रथम है, उसको लेकर के भाजपा चलेगी। बिल्कुल, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा गया रामेंद्र। बिल्कुल, कांग्रेस पर उन्होंने बहुत तीखे बयान किए। उन्होंने कहा कांग्रेस भस्मासुर है। अखिलेश यादव को सचेत करते हुए कहा कि आप राजनीतिक इतिहास इनका देख लीजिए, जो पार्टियां इनके साथ नहीं वो समाप्त हो गई और उनकी ऊर्जा भी ये लेके खड़े हुए। कहा कांग्रेस कभी अपने वजह से नहीं जीतती है, दूसरे कारणों से जीती, दूसरों के सहारे से जीती है और फिर उनको निपटा देती है। ये बात भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कही। और आगे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार आती, राहुल गांधी की सरकार बनती, तो शायद हिंदू कहना मुश्किल हो जाता जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ये बड़ी बातें कही गई कांग्रेस में, और कांग्रेस को लेकर के सचेत भी किया गया, राजनीतिक दलों को भी सचेत किया गया है और जनता को भी सचेत किया गया है कि किस तरीके से अगर कांग्रेस आएगी तो आने वाला दौर उस तरह का होगा जैसे पीछे था। ये परिस्थितियां नहीं होंगी जहां विकास भी है, समता है, समाज है, लोगों की योजनाओं का लाभ है, 15 पैसे नहीं 100% लोगों की योजनाओं का एडवांटेज मिल रहा है। तो ये कांग्रेस के कारण नहीं, ये भाजपा के कारण, ये सारी चीजें भी बताई गई। रमा, बिल्कुल रामेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, भाजपा कार्य समिति में जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, राजनीतिक प्रस्ताव, इससे किस तरह की, जो अगर हम कहते हैं कि पार्टी की नीति, कार्यनीति, और कार्यनीति के साथ साथ किस तरह की जो कूटनीति है उस पर आगे चलने की दिशा दिखाई देती है? देखिए रमा, भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर सा मैसेज है और वो न पहले जैसी थी उसी तरह आज है। जो भ्रम फैलाया गया उसको कैसे कंडेम किया जाए, उसका कैसे खंडन किया जाए, उसको कैसे जनता के बीच ले जाया जाए, ये जो कार्य समिति के प्रस्ताव आए हैं ये उसको लेकर। भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी इसी तरह थी, बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करती थी, लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती थी, जात पात से ऊपर उठ के काम करती थी, अगले पिछड़े से ऊपर उठ के काम करती थी। आप देखिए कि मुसलमानों को योजनाओं के इतना एडवांटेज मिला है, क्या उसमें कोई काट छाट की है? तो भाजपा इसको लेकर के पहले से काम करे। लेकिन जो भ्रम फैलाया गया है कि नहीं तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो उसको लेकर के जो भ्रम है वो दूर करना महत्वपूर्ण है। और भाजपा ये जो कार्य समिति है ये मैसेज यहां से यही देना चाहती है। रमा, इसके साथ ही केवल कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाया गया, जो भ्रम फैलाया गया, जिस तरह के समाजवादी पार्टी ने जात पात की राजनीति की। और एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप देखिए तो कांग्रेस उन अल्पसंख्यक वोटरों के सहारे खड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी ने जात पात फैलाई। उत्तर प्रदेश में भी पूरी जात पात के सहारे जिसको छोड़ चुके हैं, जिससे दुनिया को आगे बढ़ना है, जिससे देश को आगे बढ़ना है, उस जगह फिर लेकर के वापस आ रही कि जात पात के पछड़े में ये पूरा समाज फंस जाए। तो उससे ऊपर उठना है, अगर ऊपर नहीं उठेंगे तो ये देश विकास नहीं कर सकता है, फिर आगे फिर वो जात पात के पछड़े में पड़े। तो वो समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जात को लेकर हमला किया है और कहा कि डेवलपमेंट अगर ये करेंगे तो ये अपने को भी डेवलपमेंट करेंगे, जात के खांचे में ही खड़े रहेंगे। तो इस तरीके की बातें इस जो राजनीतिक चर्चा है उसमें भूपेन्द्र चौधरी ने पहले ही की थी। रमा, बिल्कुल, उसमें यह भी कहा गया है कि पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ेगी उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले को भी पथ प्रदर्शक के रूप में रखा जाएगा और उनके सिद्धांतों को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, उनके द्वारा जो संदेश दिए गए हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। ये अपने आप में कितना बड़ा कदम? देखिए, जब आप छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं तो भारतीय शौर्यता की बात करते हैं, जहां भारत के लिए लोगों को लड़ना है, जहां देश के लिए लोगों को खड़ा करना है। और जब फुले जी की बात करते हैं तो जो कमजोर वर्ग है उसके लिए लड़ना है। तो दोनों लड़ाइयां एक साथ चल रही हैं। ये जो युद्ध है, जो आंतरिक युद्ध है कि देश के लिए लड़ने के लिए हमको लोगों को खड़ा करना है कि देश पहले है, और उसके बाद जो कमजोर है, जो करीब है, उनको उनके अधिकार मिले, उनके लिए लड़ना है। यानी ये जो दोनों युद्ध है एक साथ चलेंगे कि देश के लिए भी लड़ना है, कमजोरों
चुनावों को भी लड़ना है। और यही बेसिकली यही देश को खड़ा करने का जो मूल तरीका है, जो मूल है, वो इसी में छिपा है कि हम देश के लिए भी रहें और जो कमजोर हैं उनको भी बराबर पर ला के खड़ा करें। तो ये इसलिए छत्रपति साहू जी और फूले जी के सिद्धांतों पर चलने की बात की गई। रमा, बिल्कुल, इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव जो ये लाया गया है, इसमें किस तरह से जो संगठन की मजबूती है और किस तरह से जो आम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के साथ साथ जो आम आदमी है उसका भी विश्वास हासिल करना, इसके लिए किस तरह से नीति तैयार की गई है? देखिए, जो राजनीतिक प्रस्ताव अब पारित हो रहे हैं और जो राजनीतिक रूप से जो चर्चा हो रही है, 2-3-4 बिंदुओं पर इंटरनल चर्चा होगी जिसकी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगी। देखो, एक तो यह है कि जो संगठन है उसको मजबूती से खड़ा करना है, एक साथ खड़ा करना है और कार्यकर्ता हतोत्साहित। अगर आप अपनी सरकार में कार्यकर्ता को हतोत्साहित महसूस करता है तो फिर आपके लिए चुनौती है। तो कार्यकर्ता हतोत्साहित न हो, संगठन उसके साथ हो, सरकार उसके साथ हो। तीसरा क्या है कि जो पूरी तैयारी है वो व्यवस्थित तरीके से, उसमें ऐसा नहीं कि विधायक अलग बयान दे रहा हो, सांसद अलग बयान दे रहा हो, मंत्री अलग बयान दे रहा हो। ये संगठन का कलेक्टिव जो निर्णय है वो एक जगह आएगा। पार्टी फोरम पर लोग अपनी बात रखें, बाहर रखने के बजाय अंतर रखें। तो ये माहौल बना है। लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को लगता है कि हम चुनाव बहुत जीत गए हैं और साहब उत्तर प्रदेश को हम ढेर कर देंगे। ये उनकी गलतफहमी है। आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और कुछ इशूज के कारण, कुछ भ्रम के कारण भले ही भाजपा पीछे रही हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ेगी। ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी कार्यकर्ताओं के बीच, जो सांसद विधायक थे, मंत्री थे, उन सबके साथ किया गया कि एक साथ, एक स्वर में और एक सिद्धांत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। ये रमा मूल रूप से जो इंटरनल रूप से तय किया गया वो ये है। जी रामेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार आज खोला गया। इससे पहले इसे 46 साल पहले 1978 में 14 जुलाई को ही खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। रत्न भंडार की सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है और हमारे संवाददाता अजय मिश्रा जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार आज खोला गया। इससे पहले 46 साल पहले 1978 में 14 जुलाई को ही इसे खोला गया था। राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को खोलने की सिफारिश की थी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। रत्न भंडार की सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है। तो 46 साल के बाद ये रत्न भंडार खोला गया है। इससे पहले 1978 में इसे खोला गया था। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, एक बहुत बड़ा निर्णय 46 साल के बाद रत्न भंडार को खोलना, क्या कुछ जानकारी आप वहां से देंगे हमें? देखिए, आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी गारंटी दी थी उड़ीसा के वासियों को कि जब भी बीजेपी की सरकार बहुमत से आएगी तो जो उड़ीसा की अस्मिता को लेकर के उड़िया लोगों के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ था, क्योंकि 6 साल पहले जब कोशिश की गई थी रत्न भंडार, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर, इसके गर्भगृह के पीछे जो भीतरी हिस्सा है रत्न भंडार का, उसको जब खोलने की कोशिश की गई तो उस वक्त चाबी से वो ताला खुला नहीं। बहुत सारे संशय उठे थे, उसके बाद में बहुत सारे सवाल उठाए जाने लगे थे। तभी से ये मांग की जा रही थी कि 5 करोड़ उड़ीसा वासियों और 130 करोड़ भारतीयों की ये उम्मीद है कि रत्न भंडार को एक बार खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उसके बाद जो उड़ीसा सरकार ने पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए इसमें उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था और आज वो दिन आ गया है जब ये इतिहास रचने जा रहा है। इस वक्त आप जो मेरे पीछे दृश्य देख रहे हैं, जो प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि सामान्य दर्शन में लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो भीड़ है रथ यात्रा के इस समय में भी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस वक्त भगवान भले ही अपने मासी के घर हों और वहां बलभद्र और मां सुभद्रा के साथ सभी को दर्शन दे रहे हों, लेकिन इस वक्त उनके रत्न भंडार के जो खोलने की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के 4 चरण हैं।
पहला चरण है उस रत्न भंडार को खोलना, दूसरा चरण है उस रत्न भंडार को अस्थायी भंडार में शिफ्ट करना, क्योंकि एएसआई जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो मरम्मत का कार्य करेगा। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, 24 घंटे लाइट्स की व्यवस्था की गई है, सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। लेकिन यह केवल स्टेट रिकॉर्ड के लिए है, मीडिया की एंट्री नहीं है, किसी भी मोबाइल फोन की एंट्री नहीं है, इसलिए कोई भी दृश्य हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उड़ीसा सरकार हर एक चीज की वीडियोग्राफी करा रही है, उसका डिजिटाइजेशन करा रही है, और पहली बार ऐसा इतिहास में होगा कि श्री मंदिर का जो रत्न भंडार है उसको डिजिटाइज किया जाएगा। कौन कौन से रत्न और माणिक्य वहां पर मौजूद हैं उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, 1978 के साथ मिलान किया जाएगा, और उसके बाद ये उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी ली जाएगी। इस वक्त मेरे आप इस तरफ देख रहे हैं महाराज गजपति जी का निवास स्थान है, उनसे भी हमारी बात हुई, जो मंदिर प्रशासन के इस वक्त हेड हैं। उन्होंने भी ये कहा कि ये पहली बार जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर के लोग बहुत ही खुश हैं, और जो पारदर्शिता आएगी उससे लोगों का जो विश्वास है मंदिर के प्रशासन कार्य में वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। और सभी लोग बीजेपी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतने सालों से जो कार्य नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी थी, आज वो गारंटी सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद पूरी की जा रही है। और सभी को इंतजार है इस वक्त का जब इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, पहचान की जाएगी, और यह पता चल पाएगा, एक आंकड़ा, एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर, कि वाकई रत्न भंडार में वो कौन से बहुमूल्य रत्न इस वक्त मौजूद हैं जो सदियों की त्रासदी के बाद भी बचे रह गए हैं। बिल्कुल, 1978 के बाद कई बार कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार तो चाबी नहीं मिली थी 2018 में। आपसे ये जानना चाहेंगे इस बार किस तरह की विशेष सावधानियां बरती गई, किस तरह से विशेष तैयारी की गई, और किस तरह से फुल प्रूफ प्रक्रिया जिसे कह सकते हैं वो अब जारी है। जिसमें इसमें मंदिर प्रशासन एक इकाई के रूप में आप समझिए, जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति है जिसमें 20 सदस्य हैं, विश्वनाथ रथ जो कि बहुत ही माननीय न्यायमूर्ति हैं, उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, उनकी देखरेख में ये जो ताला खोलने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा इस वक्त किया जा रहा है। चाबी न मिलने इसकी स्थिति में ताले को तोड़ा जाएगा, स्पष्ट तौर पर उन्होंने हमसे बातचीत में यह कहा था। कानून मंत्री, एक बहुत ही अद्भुत संयोग है कि 1978 में भी 14 जुलाई को ही ये रत्न भंडार खुला था। आज 46 साल बाद जब ये रत्न भंडार खुल रहा है तो आज भी 14 जुलाई का ही वक्त है। उस वक्त कानून मंत्री, जो वर्तमान कानून मंत्री आज हैं, उनके पिता उस वक्त थे जिनके देखरेख में ये हुआ था। तो इस तरह के जो संयोग है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से हो रहे हैं। और जो विश्वनाथ रथ हैं जो कि न्यायाधीश है, जिनकी देखरेख में, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा सर्वे का कार्य किया जाएगा और रत्न भंडार को खोलने का कार्य किया जाएगा, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ की 20 वर्षों तक वकालत कर चुके हैं जब न्यायाधीश वो नहीं थे। तो एक पूरा अद्भुत संयोग बन रहा है। और ये अष्टमी का दिन आज भगवान, कल इनकी वापसी है श्री मंदिर में, तब तक ऐसा लगता है कि जो रत्न भंडार है वो अस्थायी निर्माण जो किया जा रहा है उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उसकी सुरक्षा की पूरी जो 3 स्तर की सुरक्षा लगाई गई है। जो यहाँ के सेवायत हैं वो भी सुरक्षा में लगे हुए हैं, पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया गया है। 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी, और जब तक वापस मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया जाता है तब तक उसको बिल्कुल सुरक्षित 24 घंटे आंखों के सामने उसको रखा जाएगा, और उसके बाद वापस उसको बिल्कुल आप मॉडर्न तरीके से संरक्षित करके, डिजिटाइज तरीके से संरक्षित करके फिर से रत्न भंडार में वापस उन आभूषणों को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वो भगवान का रत्न भंडार माना जाता है, और उसका जो डेली रिचुअल्स हैं उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए अलग भंडार है जिसमें से भगवान के आभूषण प्रयोग किए जाते हैं। अजय, आपसे ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि विशेष निगरानी में ये प्रक्रिया जो है संपन्न हो रही है, 4 चरण आपने बताए हैं, कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कौन कौन से विशेषज्ञ वहां पर मौजूद हैं, कितनी टीम्स वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जो हमें यह बताया गया है कि 20 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, और पूरे जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स हैं वो पालन किए जा रहे हैं। सभी जितने सदस्य हैं शाकाहारी भोजन ले रहे हैं। वहां पर चूंकि गर्भगृह के भी अंदर जो आंतरिक रत्न भंडार है रमा, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सभी लोग केवल जो पारंपरिक एक गमछा होता है उसी में प्रवेश करेंगे, और वहां से निकालने की प्रक्रिया तक सभी लोग उन परंपराओं का पालन करेंगे जो भगवान की मर्यादा के साथ जुड़े हुए हैं। मंदिर की मर्यादा, मंदिर प्रशासन की मर्यादा और भगवान की मर्यादा, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहली बार इन्वॉल्व किया गया है। जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, मेरे साथ में ही मैं देख पा रहा हूं, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो इसी रास्ते से श्री मंदिर में प्रवेश किया है उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे के करीब। और हमें बताया गया था कि 1:30 से 2 बजे के बीच ये मंदिर के रत्न भंडार को खोलने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाना था। हमें उम्मीद है
कि वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शाम को 4:30-5 जी बजे हमें अजय। ये पता चल पाएगा कि वो जी। इन्वेंट्री है, उसको आगे की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन ये बहुत ही सुरक्षित और पहली बार इतनी बिल्कुल पारदर्शिता दिखाई गई है बिल्कुल व्रत कहा जा भंडार को रहा है खोलने में, दशकों जिसका की सभी लोगों को प्रतीक्षा के बेसब्री बाद से ये इंतजार था। ऐतिहासिक क्षण आया है। आगे की प्रक्रिया भी आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी, धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ कैंपस स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय पर कांग्रेस के छात्र इकाई एनएसयूआई से डूसू उपाध्यक्ष अभी दहिया, यश नांदल, रौनक खत्री, सिद्धार्थ शेरन समेत लगभग 40 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 14 जुलाई की सुबह तकरीबन 3 बजे से 4 बजे के बीच हमला करके डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा के कार्यालय, विजिटर रूम, डूसू सचिव अपराजिता तथा डूसू सह सचिव सचिन बैसला का कार्यालय तोड़ दिया। इस दौरान डूसू अध्यक्ष के कार्यालय में रखी प्रभु श्री राम की मूर्ति भी इस हमले में टूट गई। डूसू कार्यालय के विजिटर कक्ष में छात्रों के ठंडे पानी के लिए रखा गया वाटर डिस्पेंसर तथा प्रिंटर आदि भी तोड़ दिया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी गार्ड के मुताबिक तोड़फोड़ के पहले उपस्थित गुंडों ने डूसू कार्यालय परिसर में पीछे की तरफ एनएसयूआई से डूसू उपाध्यक्ष के कमरे में बैठकर शराब पी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से मांग की है कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा डूसू उपाध्यक्ष अभी दहिया को तुरंत पद से हटाए जाने की भी मांग की गई है। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने डूसू कार्यालय पर हमला किया है और निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसकी वजह निकल कर आई है और कौन लोग इसमें, किस तरह की इसमें जांच शुरू की गई है? देखिए, अगर बात की जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ में 4 प्रमुख पद होते हैं, जिसमें से 3 पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास है, 1 पद एनएसयूआई उपाध्यक्ष जो है अभी दहिया के पास है। और कहा यह जा रहा है कि छात्र की आपसी रंजिश के चलते अभी दहिया और उनके साथियों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि उन्होंने सुबह पहले अभी दहिया के दफ्तर में 30 से 40 लोगों ने शराब का सेवन किया और उसके बाद डूसू कार्यालय में तोड़फोड़ की। हालांकि एबीवीपी अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के पास भी जा रही है। एबीवीपी का कहना है कि इस पर एफआईआर दर्ज कराएंगे और दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग की है कि अभी दहिया के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस हमले के पीछे क्या मंशा नजर आती है निशांत? देखिए, छात्र राजनीति में जिस तरीके से एनएसयूआई को वहां पर केवल 1 पद मिला है, इससे सीधा सीधा समझा जा सकता है कहीं ना कहीं आप मन में आपसी द्वेष है और द्वेष के चलते इस तरीके की हरकत का अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अध्यक्ष के कमरे को तोड़ा जा रहा था, वहां पर भगवान श्री राम की मूर्तियां थी, उनको भी खंडित किया गया है। ये अफसोसजनक है। कम से कम छात्र राजनीति में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं जो वहां पर देखने को मिली है और एबीवीपी ने जो आरोप लगाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है निशांत? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। चलिए निशांत, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।